हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। देसी नियो। सॉरी, ये लाइव स्ट्रीम नहीं है। मैं ये एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया है कि मैंने कैसर अहमद राजा की के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन कभी कभी उनकी वीडियोस में सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कभी मुफ्ती की और यासिर वाती की और डिफरेंट वे। तो मैंने तो सोच उनके ऊपर ज़्यादा वीडियो कैसर राजा के ऊपर बनाना छोड़ दिया, क्योंकि इट डज़न्ट मेक सेंस। लेकिन कभी-कभी एक कोई चटपटी सी वीडियो आती है, तो उस पे बस रहा नहीं जाता कि यार बना ही लो, टाइम मिलता नहीं है। लेकिन ये एक छोटी सी वीडियो आई थी, 5 मिनट की। इसके ऊपर मैंने बोला यार, ये ऐसी वीडियो है, इसके ऊपर थोड़ा छोटा-सा रिएक्शन बना लेना चाहिए। 5 मिनट्स की है तो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे लगी और मैं आपको उसके बारे में अपना आइडिया देता हूँ। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स और टीचर्स जो हैं, उनका एक सेशन हो रहा है। उसमें कैसर राजा साहब उनको सिखा रहे हैं कि भई एवोल्यूशन को किस तरह पढ़ाना चाहिए, ठीक है? और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको डील करें। अब सबसे पहली बात मुझे ये है, ये इस क्लिप आपको मैं ये शो कर देता हूँ। यहाँ पे जो बायोलॉजी के जो टीचर्स बैठे हुए तो ये बायोलॉजी के टीचर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं छोटी बस रिएक्शन करूँगा इसके ऊपर और आपको बताऊँगा मुझे इसके बारे में क्या अजीब-सी बात लगी इस 5 मिनट की क्लिप के बारे में। बायोलॉजी के टीचर्स बैठे हुए हैं और उनको कैसर अहमद राजा बता रहा है कि उनको बायोलॉजी किस तरह पढ़ानी चाहिए। मुझे क्वेश्चन ये है कि कैसर अहमद राजा की बायोलॉजी में क्या एक्सपर्टीज़ है? कौन-सी डिग्री है उनके पास बायोलॉजी की, या कौन-सी यूनिवर्सिटी से उनके पास कोई किसी किस्म की कोई क्वालिफ़िकेशन है? मेरे पास भी नहीं है। मैं तो सिर्फ़ बता रहा हूँ कि इसके ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ में क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ कि मैं किसी को पढ़ा सकूँ। लेकिन इधर कैसर अहमद राजा बायोलॉजी के यूनिवर्सिटी के टीचर्स को बता रहे हैं कि एवोल्यूशन किस तरह पढ़ानी चाहिए। तो ये मुझे बड़ा ऑड लगा कि इनके पास बायोलॉजी की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है और वो बायोलॉजी के टीचरों को पढ़ा रहे हैं कि बायोलॉजी किस तरह पढ़ानी चाहिए। तो ये मुझे ज़रा अजीब बात लगी। लेकिन चलिए सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। हैं। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं, हमेशा मुझे दिलचस्पी रहती है, क्योंकि घूम फिर के बात कहीं ना कहीं इवोल्यूशन की तरफ चली ही जाती है। एवोल्यूशन की तरफ इसलिए चली जाती है क्योंकि बायोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सबसे बड़ा सवाल कि भई ये जितनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह है हमारे पास इतनी सारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और इन सारे क्रीचर्स में कॉमनैलिटी क्यों है, ये वो बहुत बड़ा बायोलॉजी का सवाल है। फंडामेंटल सवाल है जिससे सारी बायोलॉजी आगे होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, घुमा फिरा के बायोलॉजी हमेशा एंड में एवोल्यूशन पे ज़रूर आती है कि भई एनिमल्स इस तरह क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि हमेशा बायोलॉजी की जब बात होगी तो हमेशा एवोल्यूशन या इसके ऊपर बात ज़रूर आएगी। तो तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग करते क्या हैं फिर। करते क्या हैं? जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, अब इस तरह इन चीज़ों में क्यों ये कह रहे हैं कि आप करते क्या हैं? क्योंकि इनको भी पता है कि जब बायोलॉजी की बात आती है और एवोल्यूशन की बात आती है, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है बायोलॉजी की बुक्स में। ठीक है? और हमारे साथ भी होता था जब हम छोटे थे। मुझे भी याद है, मैं जब पढ़ रहा था, मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ा था, तो उसमें भी यही वाला सिचुएशन था कि जब एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की बात आती थी, तो इश्यू खड़ा हो जाता था। ये कैसर राजा भी समझ रहे हैं कि इश्यू है टीचर्स के साथ ये एवोल्यूशन को पढ़ाने का। तो वो कह रहे हैं, आप किस तरह इसको डील करते हैं? आया ये कितने परसेंट ठीक है और अगर ये देखें, ये हमारे बायोलॉजी के टीचर हैं इधर। सॉरी, मैं इनको पर्सनली तौर से नहीं कह रहा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर इस तरह के टीचर मेरे बच्चों को पढ़ाएं तो यकीन करें मैं उनको अब उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से निकाल दूं। कि अब आप सुने इसकी बात, कि आप देखें, ये थॉट प्रोसेस है बंदे का। ये एक साइंस का टीचर है, बायोलॉजी का टीचर है, और इसका थॉट प्रोसेस क्या है बायोलॉजी पढ़ाने से पहले, सुने। ये गलत है तो क्यों गलत है, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर हम इसका कंपैरिजन इस्लाम के साथ कर दें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है।
तो बायोलॉजी में कह रहे हैं एवोल्यूशन गलत है, तो अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसको अगर आप इस्लाम से कंपेयर करोगे तो सही पिक्चर आ जाएगी। राइट अवे मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि भाई इस्लाम से कैसे इसको कंपेयर करें बायोलॉजी को। अ, तो मोस्टली मैं पढ़ाते हुए इस बात का पूरा हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि कहीं साइंस में वो वाले पॉइंट सामने जो कि तज़ाद पैदा कर रहे हैं या मैच नहीं कर रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या कुरान के साथ, तो बच्चों को क्लियर पिक्चर बताई जाए। अब ये सोचें, मैं इस चीज़ का ख़ास ख़्याल क्या है इसमें, मैं इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखता हूँ कि साइंस के अंदर या बायोलॉजी में जो से ऐसे पॉइंट है जो हमारे इस्लाम के बिलीफ के साथ मैच नहीं करते, उन पॉइंट का मैं ख़ास ख़्याल रखता हूँ कि वो सामने ना आए, कि वो बच्चों के दिमाग में तज़ाद ना पड़े और बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ना कर दे, क्योंकि ये चाहता है कि बच्चे सिर्फ वो ही सोचें जो इस्लाम कहता है। ये है हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स। और आप हैरत फिर क्यों होती है कि पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से बच्चे जब इस तरह के टीचरों से पढ़ के निकलते हैं तो उनको वो फिर आगे हायर एजुकेशन फील्ड में क्यों नहीं पाकिस्तान में आगे बढ़ सकते, क्योंकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की फैकल्टी है उनको पढ़ाया कुछ जा रहा है, लेकिन उनमें से वो वाली चीज़ें जो इस्लाम के प्रिंसिपल से मैच नहीं करती उन चीज़ों को निकाल दिया जाता है, और ये मेक श्योर करता है कि उनके सामने ऐसी चीज़ ना रखी जाए जो उनको डाउट दे सके या कंफ्यूजन कर सके इस्लाम के प्रिंसिपल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लामी लोगों का ये नहीं जुमला होता हमेशा कि देखें कुरान के अंदर जो मिरेकल लोग कहते हैं, ओ कुरान में ये साइंटिफिक मिरेकल है, कुरान में ये वाला मिरेकल है, तो क्या जवाब दिया जाता है कि भाई कुरान जो है वो तो मेटाफिजिकल की बातें करती है, फिजिकल से साइंस से उसकी नहीं, ये कोई साइंस की बुक थोड़ी है, ये कुरान तो हिदायत की बुक है। हाँ, तो अगर आप कहते हो कि ये हिदायत की बुक है, तो इसलिए कहते हैं जब साइंस की बात हो रही होती है कहते हैं कि साइंस तो सुपर नेचुरल में डील नहीं करती, नेचुरलिज्म में, क्योंकि साइंस जब रूहानी चीज़ों की बात होती है इस तरह की तो उस पर हाथ उठा लेती है, कहते हैं इस फील्ड में हमारा कुछ काम ही नहीं है, इसलिए हम लोग इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मजहब के बारे में साइंस कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये उसका फील्ड ही नहीं है। ठीक है ना, साइंस का फील्ड मजहब नहीं है, इसलिए साइंस को इजाजत नहीं है मजहब के बारे में कुछ बोलना। तो अगर ऐसी बात है तो फिर मजहब को कहाँ से हक है साइंस की फील्ड में कुछ बोलने का? समझ रहे हैं आप? दोनों तरफ होता है ना। आपने कई दफा सुना होगा मोमिनों से, मजहबी लोगों से कि नहीं 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 साइंस मजहब के बारे, ये तो अकीदे की बात है, मजहब के अंदर दखल नहीं दे सकती साइंस, राइट? वो तो अकीदे की बात है। तो फिर साइंस, फिर मजहब को आप किस तरह इजाजत दे रहे हो साइंस में दखल देने की? कि ये टीचर बोल रहा है कि वो वाली चीजें साइंस में जो मजहब से मैच नहीं करती, मैं वो उसके ऊपर बड़ा ध्यान देता हूँ कि बच्चों को वो ना सामने पेश की जाए। अब सोचें अगर इस तरह का प्रोफेसर आपके बच्चों को पढ़ाए और वो बच्चा जब पढ़ के निकलेगा तो उसकी क्या क्रिटिकल फैकल्टी होगी कि उसका दिमाग हमेशा मजहब के नीचे ही दबा रहेगा, कि वो मजहब को कभी क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, साइंस को कर लेगा, जो लॉजिक और फैक्ट्स है उनको वो क्वेश्चन कर लेगा कि ये झूठ हो सकता है लेकिन मजहब झूठ नहीं हो सकता। ऐसे ये वाली थिंकिंग लेके लोग निकलते हैं यूनिवर्सिटी से। अगर तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, compete कैसे करोगे दूसरी कंट्रीज के या सेक्युलर टाइप ऑफ एजुकेशन के साथ? कि बेटा ठीक है हम पढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमारा बिलीफ जो है वो वही है जो कुरान कह रहा है। जो हम पढ़ जरूर रहे हैं, अब आपका सोचो जो आपका टीचर ही है वो आपको कह रहा है हम पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन है सारा झूठ, जो मैं तुम्हें ये बुक में लिखी हुई है, ये जो ऑफिशियल बुक्स हैं जो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, जो थ्योरीज हैं, वो पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन झूठ है, तुम्हें मानना नहीं है। ऐसे टीचर्स आपके सामने होंगे तो बच्चे क्या निकलेंगे आप सोचो। मुझे ये चीज देख के इसकी जो स्टेटमेंट देख के मैं फिर हुआ था यार नहीं, इस पे छोटा सा वीडियो जरूर बनानी होगी। तो सोचें ये मेयार है पाकिस्तान की एजुकेशन का कि जो प्रोफेसर्स हैं उधर के वो ही आपके बच्चों को के सामने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि कहीं वो उसका इख्तलाफ कुरान से ना हो जाए या इस्लाम से ना हो जाए। इस्लाम कह रहा है, तो इस चीज़ को क्लियर कट बताना मेरे ख्याल से इसलिए भी लाजमी है कि यही बच्चे इस चीज़ को क्लियर कट बताना मेरे ख्याल से इसलिए भी लाजमी है कि यही बच्चे कल आगे जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या दूसरी सोसाइटीज़ में जाएंगे जहाँ इन्होंने जाकर डील करना है,
तो कहीं ऐसा खुदा ना खास्ता ना हो कि इनके माइंड में ये चीज़ पहले से बैठ चुकी हो कि जो कंसेप्ट हमें अदर देन इस्लाम मिलता है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ कंसेप्ट और मुख्तलिफ थीरीज़ हैं जो हमें बताई जाती हैं, तो कहीं ये हमारे अंदर रस बच ना जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी थ्योरीज अदर देन इस्लाम, इस्लाम के अलावा जो थ्योरीज हैं, वो कहीं इन बच्चों में रस बच ना जाए। सिर्फ बातें सुने इसकी, ये इसको खौफ क्या है कि कहीं ऐसी कोई आइडिया इन बच्चों में ना बैठ जाए साइंटिफिक, जो मजहब के खिलाफ हो या मजहब से तजाद करता हो। मजहब को मान लो, ये इसको सुन के फिर मुझे याद आता है वो जो वो मौलवियों की वीडियोस आती है जमीन तो साकिन है ना भाई। बच्चा बेचारा कह रहा है यार साकिन कैसे, हमें पढ़ाया जाता है कि जमीन गर्दिश करती है, सारा कुछ सीजन उसकी वजह से आते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मौलवी साहब बैठ के क्या कह रहे हैं, हो न कहाँ साकिन है, आला हजरत तो कहते हैं कि जमीन आमीन कहाँ मूव करती है, आला हजरत तो कहते हैं जमीन साकिन है। ये उस तरह के टीचर्स हैं। तो वो मुझे क्लिप याद आती है इसकी बातें सुन के। और वो मौलवी था, इतने बड़ा टीवी चैनल चला रहा है, और ये उसी तरह के लोग हैं कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को मजहब के नीचे रख रहे हैं। और ये कम से कम इस बंदे की क्लास से जो बच्चा निकलेगा, तो आई फील सॉरी फॉर दैट बिच। उस पर मुझे बड़ा रहम होता है कि अच्छा खासा पढ़ने के लिए उसे यूनिवर्सिटी भेजें, कॉलेज भेजें, और वो इस तरह के टीचरों के नीचे आके जब निकलेगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल सब पार होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि माशरे में अगली नस्ल जो है खुदा ना खास्ता कोई उसको अपने बिलीव का हिस्सा बना ले। खुदा ना खास्ता वो साइंस की कोई ऐसी बात उसको पता चल जाए और वो उसको यकीन ना कर ले जो इस्लाम से मैच नहीं करती। तो इन लोगों का मसला बस ये है कि जो साइंस और नॉलेज है, जो एक्चुअल फैक्चुअल नॉलेज है, उसको फिक्र नहीं है, लेकिन इसको ये फिक्र है वो कहीं मजहब की मसले के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। ये इनका असल मसला है इन लोगों के साथ। आई मीन सॉरी टू से दैट। मैं पर्सनली इसको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इस तरह के टीचर्स के बारे में एक आर्किटाइप टाइप का बता रहा हूँ कि ये सोच है। और इस तरह के मैंने कई टीचरों से मैंने सुना भी है ये वाली बातें, कि वो खास तौर पे वो वाली चीज़ें जो इस्लाम में मैच नहीं करती वो बच्चों के सामने लेके नहीं आते, इस खौफ से कहीं वो बच्चे समझ सुन ना लें इन बातों को, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ ना जाए। तो मेरा ख्याल है इसके साथ साइंस के साथ साथ इस्लाम को लाजमी हाईलाइट करना चाहिए, तब मेरा ख्याल है पिक्चर जो है वो क्लियर हो। साइंस के साथ इस्लाम को लाजमी हाईलाइट करना चाहिए। क्यों भाई? खुद ही आप लोग कहते हो कि साइंस का इस मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस अलग फील्ड है, मजहब अलग फील्ड है। तो फिर जब साइंस की बात हो रही होती है तो आप मजहब को क्यों हाईलाइट करोगे? ये तो फिर गलत बात हो गई ना। मतलब मेरा कुत्ता मेरा तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। तुम्हारी फील्ड के अंदर हम लोग दखल दे सकते हैं, लेकिन तुम हमारी फील्ड में दखल नहीं दे सकते। तुम हमारी फील्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये देखो ये लॉज ऑफ नेचर के साथ मैच नहीं करती, ये मैं नहीं, वो तो रूहानी बात है, वो तो करिश मिरेकल है अल्लाह की तरफ, उसमें साइंस कुछ नहीं कह सकती। ये तो सुपर नेचुरल की बात है, उसमें साइंस का इंटरफियरेंस नहीं है। लेकिन आप लोग साइंस की जो इंफॉर्मेशन है उसमें हर किस्म के टांगे मार सकते हो कि आपकी जो आइडिया है वो साइंस के अंदर मैच होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो साइंस को लगा दो, कचरे में फेंक दो। जाए। with a lot of respect. अब ये मेरा जब इन्होंने जवाब दिया ना, मैंने मैंने बोला वाह यार, अब कैसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एकदम जब इन्होंने इस तरह जवाब दिया, अभी आप नोट करेंगे, जब इन्होंने इस तरह जवाब दिया मैं कह रहा हूँ देखें कैसे, मैंने उस वक्त जब पूरी क्लिप नहीं देखी थी, मैंने देखा कैसर राजब की ये बात है कि वो फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, और उस बंदे ने अगर गलत बात की है तो उसको दो टोक जवाब देंगे कि तुम गलत बात कर रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने इस तरह जवाब दिया तो मेरी जरा हिम्मत बढ़ी कि हाँ यार सही, अभी बात करेंगे। तो सुने किस तरह वो जवाब देते हैं। Sir, लाजमी हाईलाइट करना चाहिए, तब मेरा ख्याल है पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। with a lot of respect, sir, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। वाह, मैं भी नहीं करता। और मैं कह रहा हूँ ये कैसर साहब मेरे साथ अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे। क्योंकि हम बैटल ऑफ नैरेटिव्स के स्टार्ट होने से पहले ही अपना मैदान कंसीड कर देते हैं इवोल्यूशन और इस्लाम को आमने सामने खड़ा करके। इवोल्यूशन और इस्लाम का आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवोल्यूशन और साइंस का प्रॉब्लम है। ओ तो इनका बेसिकली कहने का मतलब है आप इस्लाम को
मतलब मजहब का जो स्टेटमेंट नैरेटिव है उसको साइंस के सामने, मतलब जो एवोल्यूशन है वो साइंटिफिक थ्योरी है उसके साथ साथ उसमें नहीं रखो कंपटीशन में, बल्कि इस चीज पे फोकस करो कि वो जो साइंटिफिक थ्योरी में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस पे फोकस किया जाए, उसको इस्लाम के ऑपोजिट ना रखो। तो ये एंगल वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं अग्री नहीं करता आपसे कि आप इस्लाम की नैरेटिव और एवोल्यूशन की नैरेटिव को एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े कर दें। जब मैं कहता हूँ कि इवोल्यूशन और इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये कंपैटिबल है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम इवोल्यूशन को सीरियस नहीं लेता है बिकॉज इट्स अ मिथोलॉजी दैट साउंड्स साइंटिफिक बट इट इजंट। तो इस्लाम जो है एवोल्यूशन को सीरियस नहीं लेता क्योंकि ये एक मिथोलॉजी है। व्हाट एन आयरनी, एक बंदा जो मिथोलॉजी को बिलीव करता है मिरेकल्स, चांद के दो टुकड़े, मच्छी के पेट में इंसान रह गया, समंदर के दो टुकड़े हो गए, लाठी से सांप बन गया, ये उन चीजों को आप बिलीव करते हो और वो मिथोलॉजी नहीं है, वो सारी सच्ची है। इस और एवोल्यूशन की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी मिथोलॉजी है। हाउ, कितना अजीब बात है कि कैसर राजा नैरेटिव को बिल्कुल ही ऑपोजिट शो करते हैं। जो जो है उसको उलट करके, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, उसको मेथोलॉजी कह रहे हैं, और जो रिलीजियस स्टोरीज हैं उनको फैक्ट्स कह रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि देखो ये तुम पढ़ रहे हो लेकिन हमारा बिलीफ ये है, तो ऑलरेडी बच्चे के जहन में हम इस्लाम वर्सेस इवोल्यूशन की बहस हम डाल रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वाकई है इस्लाम वर्सेस एवोल्यूशन है, क्योंकि एवोल्यूशन कुछ और कह रहा है, आपका इस्लाम कुछ और कह रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स है। आप श्योर आपकी पॉइंट सही है, आप एवोल्यूशन में प्रॉब्लम दिखा सकते हो और बोलो भाई इसके साथ इशू है, इसके साथ इशू है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो एवोल्यूशन का जो स्टेटमेंट है वो इस्लाम के खिलाफ है। अभी इसको थोड़ा सा आगे हम लोग अनपैक करते हैं। फिर एडवांस लेवल पे आके जब उसको साइंटिफिक आर्गूमेंट्स मिलते हैं इवोल्यूशन के हक में, और उसके पास कोई उसके खिलाफ साइंटिफिक आर्गूमेंट नहीं होता, तो फिर वो इस्लाम से अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देता है। एंड दिस इज वेयर वी गेट इट रॉन्ग, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर हम कहें कि ये डिफरेंस नहीं है तो बुक्स हैं हमारे पास, डार्विनियन कंसेप्ट है, लमार्क कंसेप्ट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी थीरीज़ हैं। स्पेशल क्रिएशन की थीरी है। तो पहले तो बच्चे को बताएं कि थीरी कहती क्या है। दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हम डिफरेंस ना बनाएं, लेकिन एक जो चीज़ है वो बिल्कुल है, उसको क्लियर करना ड्यूटी भी एक टीचर की ये है। और बाकी ये कि आगे जाके बच्चे को कौन कौन से एविडेंसेस मिलते हैं, इसमें एक नेग्लिजेंसी ये होगी कि शायद हम पूरी तरह से इस्लाम को उसके अंदर डाल नहीं पाए। आय हाय हाय हाय, क्या बात की। ये हमारी नेग्लिजेंस होगी कि हम सही तरह इस्लाम उसके अंदर डाल नहीं पाए। और तुम्हें इस्लाम डालने के लिए उसके लिए रखा हुआ है या बायोलॉजी डालने के लिए उसको रखा हुआ है? आपकी नेग्लिजेंस इसमें है कि आपने उसको उसके अंदर इस्लाम नहीं डाला है। ये नेग्लिजेंस नहीं है कि जो एक्चुअल साइंटिफिक थ्योरी है, जो बायोलॉजी की है, वो नहीं डाला आपने, वो उसमें नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन आप ये समझ रहे हो नेग्लिजेंस इसमें है कि हमने सही तरह उसमें इस्लाम नहीं डाला। ये कितना, अब आई मीन ये शख्स, मुझे, मैं इसके बारे में बार बार फोकस हो रहा हूँ। इमेजिन ये बंदा ना हो, इसकी जगह पे कोई पटेल बैठा हो, गंजा सा, उसने माथे पे पूरा ऑरेंज लगाया वो, और वो क्या है देखें, साइंटिफिक थ्योरी तो हमें ये बताती है कि भाई एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन हमें हमारा जो अकीदा है वो तो हमें बताता है कि राम ने इस तरह किया और वो अवतार की शक्ल में आए थे। ये तो हम लोग, अब हम इसीलिए, क्योंकि अब ये इस चीज़ का एवोल्यूशन से क्लैश होता है, इसलिए मैं बच्चों को बताता नहीं हूँ एवोल्यूशन के बारे में। और मैं उनको बोलता हूँ पढ़ तो रहे हो तुम बायोलॉजी की ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे दूसरे जो चैप्टर तुम सारे पढ़े हो, 1 से लेके 90 60 चैप्टर तक, वो सारे सही है, लेकिन ये बीच में जो चैप्टर नंबर 47 है एवोल्यूशन का, ये सब गलत है। लेकिन क्योंकि ये इस्लाम से मैच नहीं करता, लेकिन बाकी सारी चीजों को तुम्हें एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि वो उसी बंदे ने लिखी है, उसी साइंटिफिक रिगर के साथ लिखी हुई है बाकी सारी चीजें। लेकिन क्योंकि ये चीज हमारी मिथोलॉजी से नहीं मैच करती, तो ये तुम यकीन नहीं करोगे। हाउ आर यू कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू दैट? लेकिन चलें, कैसर अहमद जो कह रहे हैं उनकी बात को स्टील मैन करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, बात ये है कि एवोल्यूशन जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलें,
उनकी बात मान लेते हैं, एवोल्यूशन में प्रॉब्लम्स है, तो वो इनको कह रहे हैं कि देखो तुम ये ना सिखाओ कि इस्लाम और एवोल्यूशन एक दूसरे से कंपैटिबल किस तरह नहीं है, तुम ये सिखाओ कि साइंस की जो वो थ्योरी है एवोल्यूशन, उसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो इनको सिखाओ। या बता नहीं पाए या क्लियर पिक्चर दिखा नहीं पाए। जब हम ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाते तो जो गलत पिक्चर वो देख रहा है, लाजमी सी बात है उसके पीछे हम ओरिजिनल चीज नहीं दिखाते तो वो गलत चीज जो देख रहा है, इसने ऑटोमेटिकली अज्यूम, जाहिर बात है मोमिन है मुसलमान है तो ये अज्यूम कर रहा है कि हमारी जो पिक्चर है इस्लाम की वो सही है, और जो दूसरा वो पिक्चर देख रहा है वो ऑटोमेटिकली गलत है। ये प्री कंसीव नोशन के साथ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो बायोलॉजी। तो जाएगा ही जाएगा। तो पहली ड्यूटी ये है कि टीचर क्लियर करे कि दोनों में डिफरेंस है और ये है, हमने बिलीव किस पे रखना है, नो डाउट। टीचर की जिम्मेदारी है पहले ये क्लियर करे कि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उसने बिलीव किस में करना है। तो ये तुम बायोलॉजी की टीचर के बजाय आप इस्लामियात की टीचर बन जाओ, ठीक है ना, बेहतर आपके लिए ये होगा। हमारा फिर May I ask you something, sir? Why do you think कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे इस्लाम के हवाले से, तख्लीक के हवाले से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है? बेस नहीं है। साइंटिफिक बेस नहीं है। ये वाह, नैरेटिव ही बदल दिया। वो लोग अपना कॉन्फिडेंस इसलिए लूज करते हैं कि उनके पास साइंटिफिक बेस नहीं होता। अच्छा, देखते हैं क्या बात है। इल्यूजन है कि इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है। ये नहीं है साइंटिफिक थ्योरी। इट कैन नॉट बी। ये नहीं है साइंटिफिक थ्योरी, इट कैन नॉट बी। क्यों कैन नॉट बी, लेट्स सी। हमारा असल काम ये है कि जब हम इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ाएं तो साथ उनको बताएं कि नेचुरल सिलेक्शन क्रिएटिव फोर्स नहीं है। और नेचुरल सिलेक्शन क्रिएटिव फोर्स नहीं है तो क्यों होनी चाहिए? कोई लाजमी है कि क्रिएटिव फोर्स होनी चाहिए? आपने कोई वो नहीं दिया प्रेसिडेंस के भाई नहीं क्रिएटिव फोर्स होनी चाहिए तभी एवोल्यूशन बनेगी। क्यों होनी चाहिए? व्हाट इज द रीजन? और ये हम कोई अपनी तरफ से बात नहीं कहेंगे, ये बात जो एलीट साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं उसमें रिपीटेडली पब्लिश होती है। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज लेवल के पे आती नहीं है। देयर इज एलीट पब्लिकेशन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के, एक ही इंस्टीट्यूट है अमेरिका जहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती है, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, और वो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल का ग्रुप है, उधर से निकलती है ये सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन इलीट साइंटिस्ट है भाई वो, और इनके पास हाँ वो एक दो तीन जो नंबर के जो इनके साइंटिस्ट है उनको वो ये बार बार रेफरेंस देते हैं। टेक्निकल लिटरेचर और एक अवामी लिटरेचर जो कि आमतौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आता है। हम उससे हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट टेक्निकल लिटरेचर से। वेरी नाइस, आई लाइक इट। ये बिल्कुल अच्छी बात की कैसर साहब ने कि हमारा अवामी लेवल वाली बात से इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, टेक्निकल लिटरेचर के साथ ताल्लुक होना चाहिए। एंड आई एग्री, ये इस बात पे मैं कैसर साहब से अग्री करता हूँ। होना चाहिए कि नेचर क्रिएटिव फोर्स नहीं है, म्यूटेशंस रैंडम नहीं है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस कि म्यूटेशंस रैंडम होती हैं। इनफैक्ट हमारे पास इसके ऑपोजिट एविडेंस मौजूद है कि जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जो जीन्स की वेरिएशंस होती हैं वो पर्पस बिल्ट होती हैं। अभी पिछले साल ही 3 रिसर्च पेपर्स आए हैं जो कंफर्म कर रही हैं कि जिसको हम म्यूटेशन रैंडम कह रहे हैं वो रैंडम नहीं है। पिछले साल 3 रिसर्च पेपर आए हैं। अभी आपने बोला हमारा काम टेक्निकल लिटरेचर से है ना, ठीक है, पिछले साल 3 रिसर्च पेपर आए हैं। आपको वो 3 रिसर्च पेपर तो मिल गए, व्हाट अबाउट द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स जो आए हैं, रिसर्च पेपर जो एवोल्यूशन को प्रूफ देती हैं, उसकी एविडेंसेस देती हैं और सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, उसका आपने जिक्र नहीं किया। लेकिन जो 3 पेपर आए हैं जो इन चीजों में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बारे में पिछले साल के 3 पेपर आपको मिल गए। क्या आप उसी वेबसाइट पे ये नहीं सर्च कर सकते कि व्हाट आर द एविडेंस, वही जो 3 रिसर्च है उसके काउंटर में किस तरह के एविडेंस आए हैं और उसके जवाब क्या-क्या आए हैं, और अब 100 के हिसाब से रिसर्च के पेपर्स आए हुए हैं एवोल्यूशन के प्रोसेसेस और पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप ही खुद ही कह रहे हो कि हमें टेक्निकल पेपर पे चाहिए। तो अगर टेक्निकल पेपर पे ही जाना चाहिए तो आप वो उन 3 पेपर के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो? बाकी के जो 1000 पेपर हैं उन पे आपका फोकस नहीं है, लेकिन वो जो 3 पेपर आपको मिल गए जो आपके नैरेटिव से मैच करते हैं, तो वो वाले पेपर पे आप कह रहे हो इन पेपर को तो देखो। श्योर, मैं आपसे अग्री करता हूँ। बच्चों को वो वाले जो इन चीजों के वो जो रैंडम म्यूटेशन की आपने बात की है,
वो वाली भी पेपर दिखाने चाहिए, लेकिन साथ में ये भी दिखाना चाहिए कि उसके ऑपोजिट में इतनी जो रिसर्च आई है जो इन म्यूटेशन को रैंडम कहती है, तो वो क्यों कहती है रैंडम, और उसका उनके पास क्या प्रूफ है और उनके पास क्या रिसर्च है। पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई है उन चीज़ों के बारे में, वो वाली चीज़ों का आप मेंशन नहीं कर रहे। लेकिन जो 3 रिसर्च पेपर जो कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन रैंडम नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा रैंडम क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो म्यूटेशन का रिजल्ट है वो पर्पसफुल है, वो आपकी नज़र में पर्पसफुल है। आई मीन मैं उस डिटेल में अभी ये जो है रिव्यू उस चीज़ की डिटेल में नहीं है। मेरा सिर्फ आइडिया ये है कि आप उनको क्या बता रहे हो कि बच्चों को जो उन एवोल्यूशन की थ्योरी में फॉल्ट्स है वो सिर्फ बताओ, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव पार्ट है, एवोल्यूशन की पूरी एक्सप्लेनेशन है और पूरी डिटेल में जिस तरह एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का डिटेल एक्सप्लेन की है, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। लेकिन वो जो फॉल्ट्स है उसमें, और मैं आपसे एग्री करता हूँ, फॉल्ट भी बतानी चाहिए और दूसरी तो क्योंकि थ्योरी की दोनों साइड बतानी चाहिए। लेकिन जो बाकी हजारों पेपर है उसका आपका कोई, उस पे आपका कोई फोकस नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव से मैच करती है उस पे आपका फोकस है। वो तो एक पर्पस फिल कर रही है, और अगर पर्पस फिल कर रही है तो जब कोडोन्स के जब आपस में चेंज होता है, फॉर एग्जांपल ATC और G में अगर ATC आपस में मिल रहे हैं एंड इट हैज़ अ डिफरेंट फिनोटिपिकल इफेक्ट, लेकिन जब CTA मिलते हैं तो उसका फिनोटिपिकल इफेक्ट चेंज हो जाता है, जो स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रही है तो अपना एक पर्पस सर्व कर रही है। देयरफॉर ये रैंडम नहीं है, ये एक्सीडेंट। अगर कोई चीज पर्पस कर रही है तो वो रैंडम क्यों नहीं हो सकती, इसका कोई पूरा एक्सप्लेनेशन है। आई मीन एनीवे इस चीज में मैं ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि ये फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। नहीं है। जब डीएनए नई इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है जो आरएनए से पास होकर राइबोसोम में जाती है और वहां से नए प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज होती है, नेचर इज नॉट केपेबल के एक्सीडेंट। सो वो जो राइबोसोम से निकल के इंफॉर्मेशन जाती है वो बहुत प्रिसाइज होती है, क्योंकि वो प्रिसाइज होती है इसलिए वो नेचुरल नहीं हो सकती। इसके बारे में भी आंसर्स हैं, इसके बारे में भी पूरे रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं कि वो प्रिसाइज क्यों है, कैसे हैं प्रिसाइज। इसके बारे में भी पूरी रिसर्च है। श्योर उसमें आप होल निकाल सकते हो, होल्स इन कि भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर इधर सब भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम्स निकालो, लेकिन जो उसके बारे में जो रिसर्च है उसके बारे में तो जिक्र करो कि पूरी दुनिया उसके बारे में क्यों रिसर्च करके बैठी हुई है बुक्स लिख के। लेकिन आपको 3 रिसर्च पेपर पिछले साल 3 रिसर्च पेपर आ गए जो आपकी नैरेटिव से मैच करते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सके, क्योंकि वो क्रिएटिव फोर्स नहीं है। तो आप इवोल्यूशन को के जब साइंटिफिक आर्गुमेंट्स देंगे कि ये क्यों एक गलत नजरिया है, फिर जब आप बताते हैं कि गलत, ठीक है, चले आप इस पॉइंट पे भी कंसीड कर लिया कैसे राजा, आप उनको पहले पॉइंट्स बताएं कि एवोल्यूशन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, बताओ बच्चों को, नो प्रॉब्लम। अब दो वेयर द रबर मीट्स, अब क्रिटिकल सवाल मेरा कैसर राजा से इस वक्त होगा कि ठीक है आपने बच्चों को बता दिया कि इस साइंटिफिक थ्योरी में ये गलती है, 2000 बुकें लिखी हुई हैं एवोल्यूशन के ऊपर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ये पूरा प्रोसीजर का, और हर हर रोज नए रिसर्च पेपर आते हैं, साइंटिफिक पेपर्स आते हैं एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, इतना सारा प्रोसेस ये है, ऐसा होता है, फिर ये जीन्स होती है, फिर इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, बहुत सारा रिसर्च है, पूरा मैकेनिज्म तरीका बताया हुआ है कि ऐसा है। फॉल्ट्स भी हैं उसमें जहाँ जहाँ है उस, और फॉल्ट्स कौन निकाल रहा है, मौलवी बैठ के नहीं निकाल रहा, कोई आलिम बैठ के नहीं निकाल रहा फॉल्ट्स, या उसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी साइंटिस्ट ही निकाल रहे हैं, एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ही उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको किस तरह हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो वो जो जिन चीजों के आप बोल रहे हो प्रॉब्लम, वो भी साइंटिस्ट ही निकाल रहे हैं, मजहब नहीं निकाल रहा उसमें प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये एक सेल्फ करेक्टिव एक्सरसाइज है साइंस की कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर करती जाती है, अपनी जो फॉल्ट्स होती हैं प्रॉब्लम्स उसको फिक्स करने की कोशिश करती है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, ठीक है आपने बच्चों को दिखा दिया कि भाई देख एवोल्यूशन जो थ्योरी है वो प्रॉब्लमेटिक है, उसके मुकाबले में ठीक है आप तो बताएं कि आपकी साइड से, इस्लाम की साइड से क्या सिस्टम है जानवरों का, इंसानों का, बायोलॉजी का क्या सिस्टम है, किस किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन तो देना बच्चे को कि भाई हाँ ये जो माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये सारा झूठ है, इसके बरक्स हमें जो इसका आंसर मिलता है वो ये मिलता है, और हमें क्या आंसर मिलता है आपकी तरफ से, तखलीक, बस एक लफ्ज
यार उस तख्लीक का जो वर्ड है, खालिक ने बनाया है, उसका क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, नहीं उसका हमें जरूरत नहीं है पता करने की। इसीलिए बच्चों को डाउट्स होते हैं, इसीलिए बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाके उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि एक साइड से आप उनको बोल रहे हो कि ये सारा डाटा जो उनके सामने है ये सारा गलत है। वो आपसे बोलते हैं ठीक है, अगर आपकी बात मान ली गलत है तो आप तो बताओ आपकी साइड से सही क्या है, सही क्या है आपकी तरफ से? बस बना दिया अल्लाह ने, खत्म, बस दैट्स इट। कैसे बनाया? पता नहीं, बताया नहीं अल्लाह ने हमें। क्या सिस्टम था, क्या प्रोसीजर था, क्या मैकेनिज्म था, बस हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये तो हमारा अकीदा है। जब आप इस तरह के जवाब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के खिलाफ देते हो ना, वहां जाके कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए नहीं लूज होता कि भाई वो कोडोन में प्रॉब्लम था या ATCG जिसकी आप बात कर रहे हो उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो जरा बहुत हाईली, इस उन चीजों से डाउट नहीं क्रिएट होता। डाउट इससे होता है कि उसके ऑपोजिट में जो आप लोगों का जवाब है ना, कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। नजरिया क्या है, तो सही नजरिया क्या है? तख्लीक का नजरिया है, ओके, अल खालिक का नजरिया है। तो अब बच्चे की साइंटिफिक एक सेकेंड, सही नजरिया क्या है? तख्लीक। सही नजरिया क्या है? खालिक। दैट्स इट, दो लफ्ज। 5 मिनट की वीडियो में आप 4.5 मिनट एवोल्यूशन की प्रॉब्लम बताते रहे, ठीक है, मान लिया आप उसमें क्या दो प्रॉब्लम बताए ना, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो रैंडम म्यूटेशन है ना वो नहीं हो सकती, ओके चलो ये इशू है, हम आपकी बात मान ली ये इशू है। और क्या है? प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, चलो बात मान ली आपने, ठीक है, ओके दिस सिस्टम इज रॉन्ग, इसमें प्रॉब्लम है। आपकी साइड से क्या इंफॉर्मेशन है मेरे भाई? क्या मैकेनिज्म है? आपने क्या बताया? क्या बताया बच्चों को? तख्लीक है, खालिक है, दैट्स इट। या इज दैट सेटिस्फैक्ट्री? क्या ये एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर है? किसी बच्चे ने अगर बायोलॉजी सीखनी है तो वो आपकी तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहे हो आप? बल्कि उस आंसर तख्लीक के साथ आपने इतनी सारी अजीबो गरीब कहानियां जोड़ी हुई हैं, जानवर होंगे उधर वो हैवान बना दिए, तो लाइक कोई क्या, आदम आया, आदम की वो तख्लीक हुई, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, वो जो मानते हैं लोग, क्या हाथों से बनाया इंसान को, और बाकी सारी कोई किसी किस्म का आपकी साइड से कोई बायोलॉजिकल डिटेल नहीं मिलता, राइट? आपकी तरफ से क्या जवाब था? तख्लीक और खालिक, दो लफ्ज। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बच्चों का यूनिवर्सिटी में। इसलिए बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप खुद कहते हो कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब वो निकलते हैं तो क्यों उनमें इस्लाम से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। ये देखें, आपने खुद अपने मुंह से अभी करा। जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे 4 सेशन के बात करने के बाद मैंने फाइनली आपसे पूछा था मैकेनिज्म क्या है आपकी साइड से, तो आपने क्या कहा था? कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारी साइड से, बस हमारा ये अकीदा है, हमारा यकीन है। तो अगर बस अकीदा और यकीन है तो वो फिर ये अकीदा और यकीन आप क्या करोगे लेबोरेटरी में बैठ के अकीदा और यकीन के साथ? टेस्ट ट्यूब में डालोगे, टेस्ट करोगे अकीदे यानी यकीन को? नहीं ना। आपको बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए। आप क्या करोगे? यकीन खालिक है, तख्लीक की है, बस फिनिश। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ग्राउंडिंग भी हो चुकी है, रिलीजियस ग्राउंडिंग भी हो चुकी है, का नजरिया है। अल आर्गुमेंट्स देंगे कि ये क्यों एक गलत नजरिया है। फिर जब आप बताते हैं कि गलत नजरिया क्या है, तो सही नजरिया क्या है? तख्लीक का नजरिया है, अल खालिक का नजरिया है। तो अब बच्चे की बस साइंटिफिक दैट्स इट। ग्राउंडिंग भी हो चुकी है, रिलीजियस खालिक का तरीका बस इतना ही है, इनके पास इंफॉर्मेशन खालिक है और तख्लीक हुई है, बस। सारे एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन की जो इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, इनका क्या है मैकेनिज्म? खालिक, तख्लीक, दैट्स इट, दो वर्ड। ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। फ्यूचर में उसको कोई एवोल्यूशन के हक में दलाल देगा तो वो बगैर बदतमीजी किए 10 जगह बता सकता है कि एवोल्यूशन इसलिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो बता देगा आपकी वो चीजें तोते की तरह रट देगा कि भाई कोडोन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता उनसे। लेकिन फिर दूसरा बंदा जब उससे पूछेगा, ठीक है नहीं हो सकता तो तुम बताओ कैसे हुआ फिर? तख्लीक हो गई भाई। अच्छा तख्लीक कैसे हुई? पता नहीं, बस मान लिया हम लोगों ने। फिर भी स्टूपिड ही साउंड करेगा वो एंड में, अगर वो जवाब यही देगा जो आपने दिया है, तख्लीक हो गई, हम तो खालिक को मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? ये तो हमारा अकीदा है। फिर भी वो स्टूपिड ही लगेगा, साउंड दैट विल साउंड स्टूपिड। प्रॉब्लम यह है कि जब हम उसे इस्लाम के मुकाबले में खड़ा करते हैं तो वो पावरफुल साइंटिफिक आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं इस बेचारे के पास, स्वाय इसके कि नहीं मेरा ईमान है और कुछ होता नहीं है, एंड दैट ओनली वर्क्स फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, मेरी बात को आपने दोहरा दिया
कि उनकी साइड से पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होते हैं और आपकी साइड से क्या होता है, ये तो मेरा अकीदा है और दैट विल ओनली गो सो फार। खुद ही आपने मेरी बात ही कंफर्म कर दी कि आपकी साइड से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नथिंग सब्सटेंशियल, बस दावा और क्लेम और एक जज्बा, बस मुझे अकीदा है। एक टाइम आता है इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज, तो साइंटिफिक आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, इस बेचारे के पास सिवाय इसके कि नहीं मेरा ईमान है और कुछ होता नहीं है, एंड दैट ओनली वर्क्स फॉर सो लॉन्ग। फिर एक टाइम आता है इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देता है। तो आपने सही कहा और यही होता है। आपने इतनी सारी बातें की लेकिन एंड में आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि जब वो दूसरी साइड से इतना सारा एविडेंस और ये वो मिलता है और आपकी साइड से कुछ भी नहीं मिलता, तो वो बच्चा क्या करेगा, कॉन्फिडेंस ही लूज करेगा ना। तो आप खुद ही अपने आपने खुद ही अपनी जो इंफॉर्मेशन है कंफर्म कर दी कि दैट इज द रियल रीजन लोग डाउट करते हैं यूनिवर्सिटी में, नॉट बिकॉज कि भाई कोडोन का उनको मैसेज नहीं मिला या रैंडम म्यूटेशन में उनको प्रॉब्लम मिली या 3 रिसर्च पेपर पिछले साल आ गए थे उसकी वजह से डाउट हो गया। नन ऑफ दैट। डाउट करते हैं, डाउट इस जगह से शुरू होता है कि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं होता उनके पास। हमें कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इवोल्यूशन की लिमिटेशंस बतानी चाहिए, साइंटिफिक बेसिस पे बतानी चाहिए। इस बताएं, बताएं, साइंटिफिक लेवल पे बताएं लिमिटेशन, लेकिन साथ में अपना भी कोई मॉडल बताएं, अपना भी कोई मैकेनिज्म बताएं कि आपकी तरफ से क्या मैकेनिज्म है। अगर आपकी तरफ से कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं होगा, एंड में आके बच्चे कॉन्फिडेंस ही लूज करेंगे। इसलिए मुझे बायोलॉजी के लोग बड़े अच्छे लगते हैं। ऑलवेज इंटरेस्टेड कि हम कैसे इसको हम तदबीक करने की कोशिश करते हैं, पैदा करने की कोशिश करते हमारे लफ्ज में उसको जलेबी कहते हैं। हैं, डिनाई करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बायो चलें, तो गाइस ये मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो था। वैसे कैसे राजा की 5 मिनट की वीडियो थी तो मैंने जल्दी से इस पर रिएक्शन कर देना, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे तो बड़ी अजीब बात लगी कि ये बैठ के बायोलॉजी के टीचर्स को समझा रहे हैं कि बच्चों को किस तरह बायोलॉजी पढ़ानी चाहिए। और इनका जवाब क्या है कि उनको बायोलॉजी की जो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है उसमें उसके उनको शक दिलवाओ, उनके दिमाग में उसमें उसको डाउट्स दिलवाओ कि भाई ये गलत हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ जो काउंटर उसके इंफॉर्मेशन है वो बताना चाहिए और मुझे भी इसी चीज का शौक है कि हाँ भाई जो थ्योरी है उसकी जो प्रोज और कॉन्स दोनों बताई जाए। लेकिन अगर आपने कॉन्स उसकी बताई है गलतियां, प्लीज अगेन फॉर द लास्ट टाइम, आपकी साइड से क्या मैकेनिज्म है, आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। 2 लफ्ज से काम नहीं चलेगा। खालिक, खल्क, बना दिया, कुन फयकुन, बस हो गया, दैट्स इट। सॉरी, जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होते और फिर वो उनको अपने मजहब में कॉन्फिडेंस लूज ही करना पड़ता है। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कमेंट है प्लीज़ नीचे बताइए। और अगर मैं, दिस इज़ नॉट बीइंग ऑफेंसिव टू एनीबॉडी, मैं सिर्फ इस चीज़ के बारे में कह रहा था कि उनका जो नज़रिया है वो उनका नज़रिया है, मेरा नज़रिया मेरा है। इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ आइडियाज़। तो ज़्यादातर मैं आइडियाज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, नॉट अबाउट पर्सन। पर्सन के लिहाज से ही इज़, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने अपने दायरे में। गुड लक टू हिम एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। और हमें जहाँ तक जो इश्यूज लगते हैं हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।